नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। इस वीडियो का टॉपिक है फ्रांस में आतंक का राज्य। फ्रांस की क्रांति के इतिहास में आतंकवादी शासन से अभिप्राय नेशनल कन्वेंशन द्वारा मार्च 1793 से जुलाई 1794 तक अपनाई गई अत्यंत कठोर प्रशासनिक व्यवस्था से है। इस अवधि में संपूर्ण फ्रांस में 17,000 से अधिक व्यक्तियों को देशद्रोह के संदेह में मृत्युदंड दिया गया। इस शासन की स्थापना जैकोबिन दल ने की थी, इसलिए इसे जैकोबवाद अथवा जैकोबे काल भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण था आतंकी शासन के मूल में भय की भावना निहित थी। इस समय तक यूरोप की समस्त प्रमुख शक्तियां फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध एकजुट हो चुकी थी। ब्रुन्सविक की घोषणा ने पेरिस में आतंक का वातावरण बना दिया था। देश के भीतर भी क्रांति विरोधी तथा देशद्रोही तत्व शक्तिशाली हो रहे थे। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में देश तथा क्रांति की रक्षा के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता थी। इसलिए जैकोबिन दल ने आतंक का राज्य या आतंक का शासन स्थापित किया था। इस आतंक के शासन के क्या उपकरण थे, क्या टूल्स थे? उसमें पहला है क्रांतिकारी न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना दांतों के नेतृत्व में मार्च 1793 में की गई थी। यहीं से आतंक के राज्य का प्रारंभ माना जाता था और इसकी स्थापना का उद्देश्य सरकार के शत्रुओं के मामलों पर शीघ्र निर्णय लेना था। दूसरी बात थी सामान्य सुरक्षा समिति, जिसकी स्थापना 1793 में की गई थी, अप्रैल 1793 में। इस समिति का कार्य आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, देशद्रोहियों की खोज कर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना इत्यादि था। और तीसरी बात थी सार्वजनिक सुरक्षा अथवा जन सुरक्षा समिति, जिसका कार्य था सेना पर नागरिक सत्ता को सुदृढ़ बनाना। जैकोबिन दल ने सामान्य सुरक्षा समिति तथा न्यायाधिकरण की सहायता से क्रांति विरोधियों को मृत्युदंड देना शुरू किया। अपराधियों को क्रांति चौक में ले जाकर के गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। क्रांति विरोधियों को तो दंड दिया ही गया, साथ ही आपसी सत्ता संघर्ष में जैकोबिन दल के महत्वपूर्ण नेता जैसे मारा, अबर्थ, दांतो, रोबेस्पियर इत्यादि भी आतंक के शिकार हो गए। अब हम इसके नेचर की बात करें तो आतंक का राज्य ने तो सैनिक शासन था और न ही वर्ग संघर्ष की स्थिति थी। एक छोटे से समूह या केवल एक व्यक्ति की तानाशाही थी जो अविवेकपूर्ण भी नहीं थी। हेजन नामक इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं कि इसमें मुख्य दोष यही था कि इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। फ्रांस की जनता राष्ट्रीय हितों के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थी, लेकिन आतंक का उपयोग व्यक्तिगत तथा दलगत वैमनस्य एवं निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया गया। जब विदेशी आक्रमणों को विफल कर दिया गया तथा आंतरिक विद्रोह भी दबा दिए गए, तब यह आतंक का शासन जारी रखना अनावश्यक था। दांतो ऐसी दशा में आतंक को जारी रखने के पक्ष में नहीं था, किंतु रोबेस्पियर, जो कि ये सब जारी रखना चाहता था, ने दांतो को गिलोटिन पर चढ़ा दिया और स्वयं ने महाआतंक की स्थिति बना दी। किंतु जुलाई 27 को 1794 को उसका भी पतन हो गया। इसी के साथ आतंक का राज्य भी समाप्त हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो आतंक के शासन में दो स्तरों पर आंतरिक क्रांति विरोधी और बाहरी शत्रु पे इसमें सफलता पाई गई। रोबेस्पियर ने किसानों, पादरियों और राजतंत्र विरोधियों के विद्रोह को सफलता से कठोरतापूर्वक इसको कुचला गया। कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और विदेशी शत्रुओं को भी सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया गया। तो इस प्रकार इस रक्तपातपूर्ण शासन की आलोचना चाहे
की जाए, किंतु बाहरी शत्रुओं और आंतरिक क्रांति विरोधियों ने फ्रांसीसियों के सामने ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि देश और क्रांति दोनों का अस्तित्व खतरे में था। ऐसी स्थिति में आतंक का राज्य ही एक संभावना थी जिसकी स्थापना हुई और इसने अपने उद्देश्यों को काफी सीमा तक पूरा भी किया। थैंक यू।